पाइथन में अब चैप्टर 2 देख रहे हैं। इसमें फंक्शंस की बात करेंगे। तो इस चैप्टर के बाद हम जानेंगे कि मॉड्यूल प्रोग्रामिंग क्या होती है, फंक्शंस हम कैसे लिखते हैं पाइथन में, और साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उनको चलाएंगे कैसे, इन्वोक कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। फिर पाइथन के फंक्शंस बनाना और साथ में जो स्क्रिप्ट मोड है उस पर कैसे काम करेंगे। जो फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स भेजेंगे वो कैसे डालेंगे, और अलग अलग तरीके के पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को भेजने के तरीके कैसे हैं वो भी हम देखेंगे, और एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाएंगे ताकि हम एक कैलकुलेशन कर सकें। सबसे पहले जो स्क्रिप्ट मोड है जो हमने पहले देखा है, जो हम डिस्कशन हमने शुरू किया था, तो स्क्रिप्ट मोड में हमारा क्या है कि हम कुछ चीज जब लिख देते हैं तो हमने यहाँ पर पाइथन के स्टेटमेंट लिख दिए, तो इसको हम सेव कर सकते हैं, बाद में रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि एक फाइल बना के हम काम करेंगे। और इसके लिए जब हम स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे तो हमको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा पाइथन में, और उसको हम सेव करेंगे .py एक्सटेंशन से। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फंक्शन है क्या? फंक्शन भी स्टेटमेंट ही है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है जो मिल के एक काम करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप मिल के एक काम करते हैं। तो हमारे पास कोड है ये, और ये सिक्वेंशियली एक के बाद एक काम करेंगे, और पाइथन इंटरप्रेटर इनको पढ़ेगा और फिर जब फाइनल कंप्लीशन हो जाएगा तो एक रिजल्ट देगा। ये किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, चाहे वो पाइथन का है हो या किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जो ये ब्लॉक्स हैं जिसे हम फंक्शन कह रहे हैं या मॉड्यूल कह रहे हैं या प्रोसीजर कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फंक्शन, इसको हम पाइथन में किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो वो मॉड्यूल को बिलोंग करेंगे या बिल्ट इन होंगे या वो यूजर डिफाइंड होंगे। तीन टाइप के फंक्शन होंगे, तीन तरीके के नाम हम देंगे, एक मॉड्यूल्स होंगे, एक बिल्ट इन होगा, एक यूजर डिफाइंड होगा। तो मॉड्यूल क्या हुआ? ये मॉड्यूल एक फाइल है जिसमें पाइथन के डेफिनेशन, यानी कि डीईएफ से हम डेफिनेशन ला रहे हैं, वैसे ये फंक्शंस हैं और स्टेटमेंट्स होंगे। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की, इसको हमने इसकी ये इज एक्सटेंडेड एज मॉड्यूल्स टू अ प्रोग्रामर। ये भी एक तरीके से मतलब जो हमको मिली है पाइथन से वो मॉड्यूल के तहत ही मिली है, मॉड्यूल्स की तरह हमें एक्सटेंड हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सीधा डेफिनेशन इन मॉड्यूल से सीधा यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अगर इन मॉड्यूल को यूज करना है प्रोग्राम में तो हमको इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मॉड्यूल की बात चल रही है तो हमको इन मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब एक बार आप इंपोर्ट कर लेंगे, यानी कि अपने प्रोग्राम में उसे ले आएंगे, तब आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो कोई भी जो उस मॉड्यूल के फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं उसको आप अपने कोड में लिख सकते हैं। यानी कि ये पूरा मॉड्यूल हो गया, इसके अंदर अलग अलग फंक्शन है, हमने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, फिर ये फंक्शन हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के क्या क्या तरीके हैं जो हम पाइथन में करेंगे? एक तो इंपोर्ट है, ये पहला, और फिर एक फ्रॉम है। तो इंपोर्ट क्या करता है? ये सबसे इजी और सबसे कॉमन तरीका है अगर आप मॉड्यूल को अपने कोड में लिखना चाहेंगे, पाइथन कोड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंपोर्ट, यहाँ मॉड्यूल का नाम लिखेंगे आप, ये इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम लिखेंगे। इसी तरीके से आप कॉमा लगा के मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, ऐसे करके कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ किया इंपोर्ट मैथ, तो इससे क्या हुआ? इस लाइन के बाद पाइथन अपने, ये पाइथन की जगह है आपके सिस्टम में, वो यहाँ जाएगा और math.py, ये math.py को ढूंढेगा। उसके बाद वो जगह बनाएगा जहां पर इसकी डेफिनेशन और वेरिएबल क्रिएट किए जा सके। उसके बाद वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जो मॉड्यूल में है। अब ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर, वो आपके इस प्रोग्राम के पार्ट हो जाएंगे जब एक बार आपने इंपोर्ट कर दिया। तो अगर आप ये जो math.py के अंदर के फंक्शन है इसको यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, इन्वोक करना चाहते हैं, तो आपको मॉड्यूल का नाम देना पड़ेगा, फिर नाम देना पड़ेगा उसके अंदर जो फंक्शन है, और उसके बीच में डॉट लगाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम डॉट नोटेशन। जैसे आपने क्या math.py को इंक्लूड कर लिया इंपोर्ट करके, आपने क्या किया? इंपोर्ट मैथ, ये कर लिया आपने। अब math.py आपके इसमें आ गई। अब जैसे आप यूज करेंगे तो आप लिखेंगे मैथ, ये हो गया, ये मॉड्यूल का नाम, डॉट लगाएंगे आप मैथ के अंदर,
मतलब इस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है SQRT यानी स्क्वायर रूट, वो आपको यूज करना है। तो इस तरीके से करेंगे, आप जो भी नंबर डालेंगे, जैसे 25 डाला आपने या 9, या आपने 9 डाला तो ये 3 आ जाएगा, 25 डाला तो 5 आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये डॉट नोटेशन है। तो ये SQRT फंक्शन यूज कर रहा है मॉड्यूल मैथ का, और ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आपको देगा जो इस पैरेंथेसिस के अंदर है, और जो रिजल्ट है वो किसको असाइन हो जाएगा, इस वैल्यू को। जो एक्सप्रेशन है यानी कि जो वेरिएबल है जो इसके अंदर लिखते हैं पैरेंथेसिस के, इसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट। क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट। इसको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि 25 एक्चुअल वैल्यू है जो इस पैरेंथेसिस के अंदर दी गई। तो इससे हम ये कहेंगे, फंक्शन के लिए एक नई चीज बताते हैं कि फंक्शन टेक्स द आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न द रिजल्ट। इसने आर्ग्यूमेंट लिया 25, जिसको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, और रिजल्ट इसने वैल्यू को दे दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है कर क्या रहा है, ये इन्वोक कर रहा है, चला रहा है, या फिर बुला के उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है SQRT फंक्शन को। इस तरीके से हमने ऑलरेडी जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे तो ये टाइप फंक्शन हमने देखा था, इंट फंक्शन देखा था, ये टाइप कास्टिंग के लिए था। ये टाइप फंक्शन हमें बताता था कि डेटा टाइप कौन सा है, इसके अंदर जो भी चीज डालेंगे उसका वो डेटा टाइप बता देगा। अब फ्रॉम स्टेटमेंट, एक इंपोर्ट था, एक ये फ्रॉम स्टेटमेंट है। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन लाना है अपने कोड में, आप नहीं चाहते कि पूरी की पूरी मॉड्यूल फाइल में क्यों करूं, मेरी मॉड्यूल की फाइल मान लीजिए, आपकी एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, मुझे पता नहीं कि उसका साइज अभी क्या है, मैं बोलता हूं 10 MB की, मैं पूरी की पूरी फाइल अपने इसमें इंपोर्ट करूंगा, और यूज मुझे एक ही फंक्शन करना है जो हो सकता है कि 2 KB का हो। ओके, तो अगर हम पहले से ही हमें पता है कि कौन से फंक्शन हमें जरूरत होगी, तो हम क्या करेंगे कि सीधा उस फ्रॉम से बुला लेंगे उसको। तो बहुत सारे फंक्शन को बुलाने से अच्छा फ्रॉम आप यूज करिए इंपोर्ट की जगह। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम, ये आपका मॉड्यूल का नाम हो गया, मतलब मैथ तो चलेगा ही यहाँ पर। फिर इंपोर्ट फंक्शन नेम, ये इंपोर्ट इसके बाद इंपोर्ट लगाएंगे, फंक्शन नेम कॉमा लगा के जो भी फंक्शन होंगे वो इंपोर्ट हो जाएंगे। जैसे आप अगर यहाँ देखें, फ्रॉम मैथ से लेके आएगा, कौन कौन से इंपोर्ट कराएगा, SQRT। तो जब आप ये कर देंगे तो आप देखिए सीधा SQRT 25 लिखेंगे तो वैल्यू को ये वैल्यू मिल जाएगी। हम पूरे मैथ मॉड्यूल को मंगाने या बुलाने की जगह पाइथन से हम केवल बोल रहे हैं कि आप केवल SQRT दे दीजिए अपना, हम उसी को यूज कर लेंगे। तो अब ये SQRT फंक्शन, ये डायरेक्टली रेफरेंस हम कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार, ये पूरी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसके आगे एक और चीज है कि अगर आप सारे के सारे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम मॉड्यूल नेम जो भी मैथ या जो भी आप देना चाहें, इंपोर्ट स्टार, ये सारे के सारे फंक्शन ये इंपोर्ट कर देगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जो पाइथन की फाइल है, अगर इस तरीके से आप एक फाइल बनाएंगे और यहाँ पर अपने कंटेंट लिखेंगे, तो इंपोर्ट जो होता है हमेशा स्टार्टिंग में आता है। हमेशा ये कन्वेंशन है कि स्टार्टिंग में आता है। जैसे अगर आप सी में भी करेंगे तो #include_stdio.h, और इस तरीके से आप जब C++ में करते थे तो यहाँ सब चीजें यहाँ पर आप इंक्लूड करते थे स्टार्टिंग में। लेकिन पाइथन में ये है कि आप यहाँ पर अगर मैथ वाला फंक्शन यूज कर रहे हो तो यही इंपोर्ट कर दीजिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कर सकते हैं लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा इसको। ये कन्वेंशन है, यही तरीका है। कुछ जो फंक्शंस है अवेलेबल मैथ मॉड्यूल में, उनको जरा देख लेते हैं। जैसे ये सील फंक्शन है, ये सीलिंग देखिए, आप जहां आप खड़े हैं, अगर आप किसी कमरे में हो तो आपके पास एक फ्लोर होगा जहां आप खड़े होंगे, एक आपकी छत होगी, सीलिंग। तो ये सीलिंग क्या करता है, इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन x, वेयर x इज अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। अगर x न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है तो ये ऐसा नंबर आपको इंटीजर लौटाएगा जो x से छोटा नहीं। जैसे अगर आप कहें 45.17, इसकी सीलिंग जानना चाह रहे हैं, मैथ डॉट सी, तो क्या करेंगे, ये 45 -45, देखिए ये अगर मैं यहाँ पर रखूँ -45.17, तो इसके ऊपर क्या है, -45.17 के ऊपर क्या है, -45, और ये है -46। ठीक, अब देखिए इसमें से -45 और -46 में से बड़ा कौन सा है, -45 बड़ा है, तो ये आता है। इसी तरीके से 100.12 करिए तो 100 किसके बीच में आता है, 100 आता है क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं, 100 इसके बीच में और 101 के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या लेना है, छत देखिए आपकी, ये छत है आपका, तो 101 लेंगे। ऐसे 100.72 में भी 101 लेंगे। अब है फ्लोर फंक्शन, अब आप अपने फ्लोर को लेंगे, यानी कि अगर -45.17 हमने देखा था तो एक जगह हमने -45 लिया था क्योंकि वो बड़ा था। अब हम
उसका छोटा मतलब जिसके करीब है ये, तो -46 लेंगे। ऐसे ही 100.12 है या 100.72 है। अब देखिए ये आप यहाँ पर आप 101 पे है, यहाँ पर है 100 पे। अभी आप फ्लोर पे खड़े हैं, यहाँ फ्लोर है, तो 100.12 कहीं यहाँ आएगा, 100.72 कहीं यहाँ आएगा। लेकिन आपको इन दोनों ही केस में फ्लोर लेना है, तो दोनों ही केस में हम 100 और 100 लेंगे। FABS ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। यानी -45 माइनस को ये प्लस कर देगा, प्लस को तो प्लस ही देगा, प्लस को प्लस ही देगा, लेकिन माइनस को ये प्लस कर देगा। math.fabs इसको कॉल करेंगे। ऐसी EXPX ये आपको एक्सपोनेंशियल देगा e का, x का जो भी वैल्यू होगी, जो e⁻x करके देगा। यानी कि आप अगर यहाँ 2 देते हैं तो e⁻2 देगा। तो math.exp -45.17 देंगे तो e⁻ जो भी -45.17 है उसकी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा। ऐसे 100.12 देंगे तो e⁻100.12 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इसी तरीके से 100.72। अगर आपको लॉग निकालना है किसी भी वैल्यू x का, जहां पर x 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेगा ये, तो यहाँ पर जैसे ही आप math.log करेंगे तो इसकी लॉग वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये लॉग बेस इसका ये है। अब अगर 10 का बेस आप चाहते हैं log 10, तो यहाँ log 10 लिखेंगे। तो यहाँ नेचुरल बेस था, यहाँ पर log बेस 10 है, x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आप 10 के बेस के हिसाब से log की वैल्यू देगा। ऐसे अगर आप पावर POW फंक्शन यूज करना चाहते हैं, जो x की पावर y है, ये रिटर्न करेगा x टू द पावर y। तो अगर आप पावर 100,2 करना चाहते हैं तो 100 की घात 2, 100 की पावर 2 देगा ये। और ये रिटर्न जो कर रहा है, ये देखिएगा ये वैल्यू जो है ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट में है, 2 टू द पावर 4 16, लेकिन 16.0 आएगा। 3 टू द पावर 0 किसी भी का पावर 0 1 होता है, लेकिन ये फ्लोटिंग में रिजल्ट दे रहा है। ऐसी SQRT फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, जो भी आप math.sqrt के अंदर देंगे उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। और ध्यान रखिएगा जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी फ्लोटिंग में होगा। ऐसी कॉस है, कॉस निकाल देगा, ये कोसाइन निकाल देगा x का, लेकिन रेडियन में निकालेगा। ध्यान रखिएगा रिजल्ट जो आता है रेडियन में। अगर आपको डिग्री में चाहिए तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैथ डॉट आपने cos 3 दिया तो 3 का ये आपको कोसाइन निकाल के देगा, -3 का कोसाइन। ऐसे cos 0 का 1 होता है, मैथ डॉट पाई कॉस, मैथ डॉट पाई -1। इसी तरीके से साइन x निकालना है तो x जो देंगे उसका साइन आ जाएगा, साइन एंगल आ जाएगा आपका। और सारे के सारे एंगल जो आ रहे हैं वो आपके रेडियंस में आ रहे हैं और साथ में ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहे हैं। ऐसे 10x निकाल सकते हैं, ये भी देखिए रेडियन में आएगा और आपके 10 निकाल देगा, ये टेंजेंट निकाल देगा रेडियंस। डिग्रीज अगर आपको निकालनी है, अगर रेडियंस से डिग्री में बदलना है तो आप क्या करिए, जो भी आपका इफ यू वांट टू कन्वर्ट एंगल x फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री, तो x आप यहाँ पर दीजिए 3, ये आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करके दे देगा। ऐसे -3 है, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर देगा। डिग्री 0 का 0 ही होता है, 0.0। ऐसे आप करेंगे इसको। रेडियंस है तो जो भी एंगल आप देंगे x का वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देते हैं तो ये इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देगा, डिग्री को रेडियंस में, डिग्री को रेडियंस में। कुछ और फंक्शन हम ले रहे हैं रैंडम मॉड्यूल के। मैथ के तो देख लिए हमने, रैंडम मॉड्यूल के। तो ये रैंडम फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है रैंडम फ्लोट x। याद ध्यान रखिएगा उत्तर जो आएगा वो फ्लोट में आएगा, और जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। 0 के बराबर हो सकती है लेकिन 1 के बराबर नहीं होगी। अगर 1 ही आ गया तो रैंडम नहीं रहेगा। तो 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आपकी आएगी, 0 हो सकती है लेकिन 1 से कम रहेगी। तो रैंडम डॉट रैंडम अगर आप करेंगे तो कोई भी वैल्यू आएगी, हर बार करते रहेंगे तो हर बार ये रैंडम वैल्यू देगा। ऐसे आप रैंड इंट करेंगे, रैंड इंट, तो ये क्या करेगा कि एक वैल्यू आप यहाँ दे दीजिए, दूसरी वैल्यू यहाँ दे दीजिए, तो इन दोनों के बीच में ये रैंडम वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। जैसे 1 और 10 के बीच में अगर आप रैंड डॉट रैंड इंट करते हैं तो ये इंटीजर वैल्यू देगा। रैंड इंट मतलब इंटीजर वैल्यू। तो 1 से 10 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के दे देगा। जैसे -2 और 20 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के दे देगा। ऐसे यूनिफॉर्म अगर आप करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपका आएगा इस तरीके से कि x a से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। तो जैसे 5 और 10 आप देते हैं तो ये क्या करेगा कि 5 से बड़ा होगा और 5 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा। और किसमें देगा, फ्लोटिंग पॉइंट। ऐसे ही आपका रैंड रेंज है, तो इसमें स्टार्ट है, स्टॉप है और स्टेप है। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टेप वाइज रैंडम नंबर चाहते हैं तो रैंडम आइटम किसी रेंज में आपको देगा। जैसे 100 ये आपका स्टार्ट हो गया, खत्म करना है 1000, तो 100 से लेकर 1000 के बीच में आपको मिलेंगे नंबर।
और 3 का स्टेप होगा। हर बार जो स्टेप होंगे 3 के होंगे, तो कोई भी रैंडम नंबर इनके बीच में आ जाएगा जो 3 के स्टेप में होगा। तो और भी आप देख सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग आपके पास मॉड्यूल है, टाइम है, डेट है, इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और आगे हम यूज भी करेंगे इसको। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ फंक्शंस का, आगे और भी बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।